हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 6। बहुत इजी सा चैप्टर है आपका, केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये भी। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक। बहुत ही ईजी तरीके से आप मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते रहना और साथ के साथ लर्न करते रहना। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये जैसे ही चैप्टर, जैसे ये टॉपिक लिया अपन, इससे रिलेटेड जितने भी पीछे वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे अपने चैप्टर 8 किया था उस अकॉर्डिंग इसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। सारे पीछे वाले क्वेश्चन कर लेंगे, बीच से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डालो आप फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब भौतिक परिवर्तन। ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है, पहले मैं समझा दूं आपको, ये वो चेंज होता है जिसके अंदर आप फिजिकली चेंज होता है लेकिन केमिकल कोई चेंज नहीं होता। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब जैसे पानी है, पानी को आप क्या करोगे, जमा लो, तो पानी जम गया, बर्फ बन गया, आइस बन गया, वापस उसको पिघलाओगे तो पानी बन जाएगा। या फिर पानी को आप बॉईल कर लो तो वो इवेपोरेट होगा, मतलब भाप बनेगी, भाप बनेगा तो भी उसमें भी पानी। जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं अपन, these are the changes in which physical properties and state of substance changes but their chemical properties do not change। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल ये अपने मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना, वापस बर्फ पिघले पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ जमा लो वापस। या फिर पानी को बॉईल करोगे तो भी भाप बनेगा, वो भी पानी है, इवेपोरेट होकर वापस पानी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, एज इट इज आप डेफिनेशन लिख देना एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने अभी बताई ना आपको। वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन के गुण। खास बातें, पहली खास बात है कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक स्टेट, कलर, स्मेल एक्सेट्रा चेंजेस। यानी कि इसके अंदर सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुणों, जैसे कि अवस्था, रंग या गंध। जैसे अवस्था कैसे भाई, देखो पानी था, पानी लिक्विड फॉर्म में, जब वो आइस बना, बर्फ बना, तो थोड़ा वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। मतलब उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है, रंग में चेंज हो सकता है, उसकी स्मेल, गंध में चेंज हो सकता है, ये परिवर्तन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड देखो, ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड। बिल्कुल सही है, यानी कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः उसी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ था, आइस था, उसको वापस पिघला लो, पानी मिल जाएगा, है ना, पानी से वापस आइस, मतलब वही वापस उसी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, दिस चेंज इज टेम्पररी, तभी तो ये क्या है, ये परिवर्तन अस्थायी है, मतलब फिक्स नहीं है। समझ पा रहे हो? दूसरा, चौथा पॉइंट, चौथा है न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। कोई नया पदार्थ नहीं बनता इसके अंदर, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे ना पूछे लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके गुण अलग से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये ध्यान रखना। ये 4 गुण है अपने कोर्स में, ये चारों आप 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो इसके अच्छे से आप नोट्स बना लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी केमिकल चेंज। देखो बहुत, ये दोनों जब पढ़ लोगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। केमिकल चेंज का मतलब होता है these are changes in which chemical properties and composition of substance changes and new substance is formed। बहुत ईजी है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है इसमें। जैसे सोचो कि ये कोल है, मतलब एग्जाम्पल ये अपने ऑन बर्निंग कोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, यानी कि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब मेरी बात सुनो, मेन डिफरेंस क्या है दोनों? मेन डिफरेंस ये कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई ना, कोयले और ऑक्सीजन गैस को अपन जलाया, अपन है, ये कार्बन है यानी कोल है, और ये आपका ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को जलाने पर, बंद करने पर CO2 बन गई। लेकिन आप CO2 से वापस कोल या ऑक्सीजन नहीं बना सकते। जैसे अपना घर का सिलेंडर होता है, उसमें अपने गैस यूज़ कर ली, ठीक है, अगर वो एक बार यूज़ होगी, क्या वापस गैस ला सकते हो आप? नहीं ला सकते। तो ये सारे चेंजेस जितने भी होते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब वापस नया पदार्थ, इससे नया पदार्थ बन जाता है, वापस वही पदार्थ जो पहले था वो वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो पहले था उसी को वापस बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसकी खास प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस, वो की वो 4 प्रॉपर्टीज है। सेम टू सेम दोनों को आपस में कंपेयर कराओगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। फर्स्ट है द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज is completely different in chemical properties and composition from the initial substance। समझ पा रहे हो? यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ जो पहले पदार्थ था उससे बिल्कुल भिन्न होता है, टोटली डिफरेंट होता है। सोचो कि यहाँ पर कोल था,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, बिल्कुल इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। समझ पा रहे हो? दूसरा मेन कारण क्या है, मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो है नंबर 2, जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। सामान्यतया पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामान्यतः वापस वो प्राप्त कौन सा, जो पहले था वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, वो टेम्पररी था, ये परमानेंट है, दिस चेंज इज परमानेंट, यानी कि ये क्या है, ये परिवर्तन स्थायी होता है, वो टेम्पररी था मतलब अस्थायी था। नंबर 4, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसमें नहीं बनता था, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये दोनों को आप एक साथ लर्न करना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दोनों एक साथ जब पढ़ोगे तो वेरी इजी आपको लगेंगे और इजीली आप इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, फिर एक नई हेडिंग डालो आप, केमिकल इक्वेशन। अब मैं एक बात बता दूं आपको, अपन थोड़ी देर बाद में केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके अंदर एक एग्जाम्पल अपन फिक्स कर लेंगे, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, एग्जाम के अंदर एक ही एग्जाम्पल लिख के आना, एग्जाम्पल का मतलब एक रिएक्शन, तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं लेना, इजी में एक रिएक्शन छांट के सिलेक्ट करूंगा, वो सब 8-10 आपको रिएक्शन याद करनी है पूरे चैप्टर में, बस बहुत ही परफेक्ट तरीके से जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, अब नोट्स में आप हेडिंग लगा ली, तो इसका मतलब ये है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन substances are represented by molecular formulas या फिर symbols, then it is called chemical equation। समझ पा रहे हो? यानी कि रासायनिक समीकरण बोलते हैं हिंदी में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को, मोलिकुलर का मतलब अणुसूत्रों, सिंबल का मतलब प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, यानी कि C+O2 उदाहरण आफ्टर रिएक्शन CO2, तो ये जैसा अपन ने एरो से एरो बनाया, इसके इधर एक अपन ने CO2 लिखा, इसके इधर C+O2 लिखा, तो ये सब जितने भी लिखे जाते हैं एरोस हैं, सिंबल्स हैं या फिर फॉर्मूलस हैं, बस CO2 एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूलस से या फिर सिंबल से लिखना ही केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये सिंपली इसकी डेफिनेशन होगी 1 मार्क्स के लिए। दूसरी बात, एरो के इधर लिखने वाले को क्या कहते हैं, एरो के इधर लिखने वाले को क्या कहते हैं, इनके भी मैंने मतलब आपको डेफिनेशन लिखवाई है, तो मेरी बात समझना। एक होता है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मतलब जो एरो के इधर लिखा जाता है, जो तीर का निशान है ना, इसके लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, मतलब बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, वो रिएक्टेंट्स मतलब क्रियाकारक या फिर अभिकारक। हिंदी में इसके 2 नाम है, क्रियाकारक या अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखो, इन केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, समझ पा रहे हो, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ लिखा जाता है, इन्हें क्रियाकारक या फिर अभिकारक कहते हैं। समझ पा रहे हो? जो इसके इधर लिखा जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स यानी क्रियाकारक या अभिकारक होते हैं। फिर एक होता है प्रोडक्ट्स, सेम टू सेम लिखना है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वहां राइट हैंड साइड लिखना है, जहां बाईं तरफ लिखा हुआ है वहां दाईं तरफ लिखना है, दाईं। ठीक है, बस देखो, इन केमिकल रिएक्शन दीज सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, सेम टू सेम ऑफ एरो, एक साथ याद करना ताकि लाना हो जाएगा। दीज आर कोल्ड प्रोडक्ट्स, ये क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, यानी कि हिंदी बोलते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से दाईं मतलब राइट हैंड साइड लिखा जाता है, उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे ये CO2 बना, यानी कि इसका मतलब इसकी दूसरे वर्डिंग ये भी होती है कि अगर कोई रिएक्शन हुई, वो जो भी रिएक्शन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रिएक्शन हुई तभी तो CO2 बना, तो रिएक्शन होने से जो नया पदार्थ बनता है, जो नया फॉर्मूला बनता है, समझ लो जो नया पदार्थ बनता है वो ही आपका उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाता है। समझ पा रहे हो? ये ध्यान रखना। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ इनके और इनको साथ के साथ लर्न करते जाओ। हाँ, तो अभी अपन ने बात करी थी केमिकल इक्वेशंस की, तो केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, इसको लिखने की स्टेप्स होती है, ये भी एग्जाम में अलग से पूछी जाती हैं कि राइट द स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब राइट द स्टेप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के स्टेप्स या चरण को लिखी एग्जाम में आता है। तो मेनली मैंने 7 स्टेप्स इसके सिलेक्ट करी आपके, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 7 के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, हालांकि 5-6 भी लर्न होती है तो भी चलेगा। जैसा कि फर्स्ट है, फर्स्टली रिएक्टेंट्स आर रिटन, देन एन एरो इज मेड, देन प्रोडक्ट्स आर रिटन। वेरी गुड। अभी अपन ने बात करते हैं C+O2 लिया था, तो पहले रिएक्टेंट्स लिखा था, उसके बाद में एरो बनाया, उसके बाद में प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के समीकरण में
सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स के बारे में पहले नहीं बताता तो फिर आप अभी कैसे समझते कि उत्पाद या ये क्रियाकारक क्या होते हैं? इसलिए मैं जैसे सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ उसी सिस्टम से पढ़ना। पहले अपन ने इसको पहले ही जान लिया कि क्रियाकारक या उत्पाद क्या होते हैं, तो फिर इसको समझना बड़ा आसान है। समझ पा रहे हो? बड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन, देन प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम। अगर जैसे अपने C+O2 लिखा था, क्योंकि वो एक से ज़्यादा था, C अलग था, O2 अलग था, बीच में किसका साइन लगाया था अपन ने? प्लस का। यानी अगर क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में एक से ज़्यादा हो, एक से अधिक हो, तो उनके बीच में धन का चिन्ह, मतलब प्लस, हिंदी में धन बोलते हैं, का साइन लगाया जाता है, का चिन्ह लगाया जाता है। सिंपल है। तीसरा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। बहुत सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तीर के चिन्ह के दोनों तरफ, अभिकारकों लेफ्ट साइड में, उत्पाद राइट साइड में, के परमाणु की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, बैलेंस करना सिखाऊंगा इस चैप्टर में। बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर आपको। आप समझ जाओगे कि दोनों तरफ कैसे बैलेंस करते हैं, दोनों समीकरण, इक्वेशन, कैसे समीकरण को बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस करना, मतलब संतुलित करना। ठीक है। चौथा, इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ साइड्स। यानी कि दोनों और अणुओं की संख्या को या तो घटाकर यानी डिक्रीजिंग या बढ़ाकर इंक्रीजिंग समीकरण को संतुलित किया जाता है। घटा बढ़ा के बताऊंगा कैसे। ये दोनों पॉइंट है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएगी जैसे अपन इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, मतलब समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे तब। ठीक है। फिर है, आपने देखा होगा जब अपन रिएक्शन लिखते हैं तो कहीं पर आपको एस लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं एल लिखा हुआ नजर आएगा, मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कहीं पर जी लिखा हुआ नजर आएगा, मतलब गैस। आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वी रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी? एस फॉर सॉलिड, ठीक है, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने हेतु उनके साथ ही कोष्टक में, ब्रैकेट में, ठोस है तो हम एस लिखते हैं सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड है तो उसके लिए एल लिखते हैं, अगर वो गैस है तो जी लिख देते हैं। समझ पा रहे हो ना? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे समझ में आएगा मैं बता दूंगा कि कहाँ पर जी कैसे है, कैसे लिक्विड हम लिखते हैं। ठीक है। छठा, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्सिबल दैट इज अकर इन बोथ डायरेक्शन देन एरो साइन ऐसा। अगर दोनों तरफ की अभिक्रिया हो रही हो तो फिर ये ऐसा साइन लगाते हैं। देखो इधर भी जाने का और इधर भी जाने का, ठीक है, ये डबल एरो, यानी कि दोनों साइड में दिखने वाला एरो। अभिक्रिया को दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान ऐसा। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लगा देते हैं। ऐसा मत लगाना, ये हाफ हाफ होगा, ठीक है ना। ये एरो का बड़ा यूज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यूज़ है। ध्यान रखना, इतना सा और इतना सा, ये पूरा मत बनाना। समझ पा रहे हो ना? ये रिवर्सिबल का एरो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गलती कर देते हैं कुछ क्या कि खुद ही अपने आप दिमाग लगा लेते हैं। सातवां पॉइंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आर रिटन अबव द एरो। हाँ, आपने देखा होगा जब टेम्परेचर का मतलब तापमान लिखते हैं अपन तो उस एरो के ऊपर लिखते हैं। एरो कौन सा? जैसे C+O2 आफ्टर रिएक्शन, इस यहाँ पर टेम्परेचर लिखा जाएगा आफ्टर रिएक्शन CO2, तो इस जगह टेम्परेचर वगैरह हम लिख देते हैं। समझ पा रहे हो? तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है अपन को। यानी कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये तो 7 स्टेप्स हैं, 7 चरण हैं। अच्छे से नोट्स बना लो और अच्छे से इनको लर्न कर लेना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती है, खास बात क्या होती है। तो देखो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी बता देती है कि उसके कितने नंबर हैं, कितना मास है। द्रव्यमान लिखा नहीं क्या मैंने, लाइक लिख देना आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, और मास एक्सेट्रा। ये सब हमें नॉलेज लाइक है ना, ये हमें पता चल जाता है कि उनमें अणुओं की संख्या कितनी है, द्रव्यमान आदि कितना है। ठीक है। दूसरा, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन, यानी कि
पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाती है हमें। तीसरा, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर रिएक्शन लाइक इट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा आर नोन बाय इट, यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप है, दाब है आदि के बारे में हमें पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये पता हमें चल जाता है। चौथा, बाय इक्वेशन इट इज क्लियर वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। इसके लिए थोड़ा आप रुक जाना, समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय फिर ऊष्माशोषी स्पष्ट हो जाता है, ये अपन पढ़ेंगे आगे, समझ पा रहे हो, आगे आएगी कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी एंडोथर्मिक होती है, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं जब अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपना इसी पर है। पांचवा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, यानी कि समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणिता की भी जानकारी देता है। उत्क्रमणिता का मतलब रिवर्सिबल का अपन ने साइन बनाया था ये वाला, इसकी भी नॉलेज हो जाता है हमें। जब रिएक्शन लूँगा अभी आगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये यहाँ पर ये वाली चीज़ अप्लाई होती है। आगे रिएक्शन से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको इन नोट्स बनाने और इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरणों की विशेषताएं। अब लास्ट हेडिंग लगा लेना आप, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक समीकरण कुछ सीमाएं हैं, मतलब कुछ कमियां हैं। सीमाएं का मतलब कमियां होती हैं यहाँ पर, लिमिटेशन का मतलब कमियां, ठीक है। सिंपल से दो याद कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्या बताया जाए तो इसको सीधे सीधे याद कर लेना। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये अभिक्रिया की पूर्णता मतलब कंप्लीट होने की जानकारी हमें नहीं देता कि रिएक्शन पूरी हुई है या फिर नहीं, ये पता ही नहीं चलता इससे। ये थोड़ी सी कमी, कहीं कहीं पर ये कमी रह जाती है, बहुत सारी जगह सही भी है, लेकिन कुछ कुछ जगह ये हमें कंप्लीट होने की जानकारी नहीं देता। दूसरी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर थ्रू इट, इसके क्रियाकारक जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, जो राइट साइड में लिखे जाते हैं उत्पाद, उनकी सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जब हमारे पास इक्वेशन को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि इनकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कितनी है या फिर क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी कुछ दो हैं जो आप अच्छे से याद कर लेना। तो आज के वीडियो पर इतना लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहो, ओके।